प्यार कर रहे हैं। नन्हा कौवा उदास था। वो चुपचाप कवि के साथ चला जाता है। अंदर जाकर नन्हे कौवे ने देखा कि एक कवि रस्सियों से बंधी हुई है। साथ में एक चील भी बैठी हुई थी। नन्हे कौवे, पहले तू अपनी असली माँ से मिल ले, रात में मैं तुम दोनों को खाऊंगी। ये कहकर वो नन्हे कौवे को भी रस्सियों से बांध देते हैं। चलो गोरी, हम पहले थोड़ी देर नदी से पानी पी कर आते हैं, फिर आकर इनका काम तमाम करेंगे। फिर गोरी कवि और दुष्ट चील वहाँ से बाहर चली जाती हैं। रस्सी से बंधी हुई कवि रोने लगती है। आप कौन हैं? और वो कवि कौन थी? वो कवि मुझे यहाँ क्यों लाई? और वो चील कौन थी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है। एक जंगल में रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अपने घर में रहा करते थे। कई सालों बाद भी उनके यहाँ संतान नहीं हुई थी। अब रानू चिड़िया बहुत उदास रहने लगी थी। एक दिन वो नदी के किनारे तन्हाई में बैठी रो रही थी। तभी चिड़िया ने देखा कि नदी के पानी में एक बहता हुआ घोंसला उसी की ओर आ रहा है। अरे, ये घोंसला नदी में। जब वो घोंसला किनारे पर आ लगा तो रानू चिड़िया देखती है उस घोंसले में एक अंडा भी था। अरे, ये तो अंडा है और ताज़ा भी है। अगर इसे जल्दी गर्मी ना दी तो ये खराब हो जाएगा। ये कहते हुए रानू चिड़िया वो अंडा उठाती है और अपने घर की ओर चली जाती है। वहाँ के सभी पक्षी देखते हैं कि रानू चिड़िया अपनी चोंच में एक अंडा डुबाए जा रही है। रानू चिड़िया वो अंडा ले जाकर अपने घोंसले में रख देती है। देखिए जी, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अरे रानू, ये कैसे हुआ? टुन्नू जी, मेरे खुद के अंडे नहीं हुए, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे ये अंडा तोहफे में दे दिया है। अब मैं इसकी देखभाल करूंगी और इसकी परवरिश में अपनी पूरी जान लगा दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया के घर मिठू तोता कबूतर भी बैठे हुए थे। तभी वो अंडा फूट जाता है और उसमें से एक कौवे का बच्चा बाहर आता है। चिड़िया, ये तो एक कौवे का बच्चा है। मिठू भैया, कौवे का बच्चा है तो क्या हुआ? आज से ये मेरा बच्चा है। आज से मेरी कोख भी सोनी नहीं रही। ऐ ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब रानू चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपने बेटे के लिए दाना लेकर आती और मीठे मीठे फल लेकर आती थी। 2 महीनों में नन्हा कौवा थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो उड़ने लगता है। अरे वाह, मेरा बेटा आज कैसे आसमानों में उड़ रहा है। रानू चिड़िया को खुश देखकर टुन्नू चिड़ा भी बहुत खुश था। नन्हा कौवा अब पूरे जंगल का चहेता और अपनी माँ का लाडला बन गया था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि एक कौवी रानू चिड़िया के घर आती है और वो नन्हे कौवे को देखकर आंसू बहाने लगती है। मेरा बच्चा आखिर तो कितना बड़ा हो गया। मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। कौवी का रोना सुनकर कबूतर और मिठू तोता भी वहाँ आ जाते हैं। कौन हो तुम और ऐसे क्यों मेरे बच्चे को अपना बच्चा कह रही हो? कुछ महीनों पहले मेरे घोंसले से एक अंडा गिरकर गायब हो गया था। तभी से अपने अंडे को ढूंढ रही हूँ। तुम्हें जो अंडा मिला था वो अंडा मेरा था। मैं ही इस नन्हे कौवे की माँ हूँ। ये बच्चा मुझे दे दो। नहीं, ये अब मेरा बच्चा है। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मेरी एक गलती की वजह से ये अंडा मुझसे जुदा हो गया था। तुमने मेरे अंडे को संभाल कर रखा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे मेरा बच्चा दे दो। नहीं आंटी, मेरी मम्मा चिड़िया है। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। फिर कबूतर और मिठू तोता आपस में सलाह करते हैं। चिड़िया बहन, हम तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं, मगर नन्हे कौवे को अपनी माँ के पास जाना ही होगा। उस पर उसका पहला हक है। कबूतर की ये बात सुनकर रानू चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नन्हा कौवा भी अपनी माँ से लिपट कर बैठ जाता है। वो भी जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन पक्षियों के दबाव में आकर उसे अपनी माँ के साथ जाना ही पड़ता है। रानू चिड़िया अपने बेटे को जाता हुआ देखकर रो रही थी। नन्हा कौवा भी बहुत उदास था, लेकिन मजबूर था। कुछ ही देर में वो जंगल से दूर दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। इधर रानू चिड़िया बहुत उदास थी। तभी उसे ख्याल आता है और वो मिठू तोता और कबूतर के पास जाती है। कबूतर और मिठू, मैंने इस बात पर गौर क्यों नहीं किया? उसने कहा था कि उसका अंडा घोंसले से नीचे गिर गया था, मगर मुझे तो वो अंडा घोंसले समेत नदी में मिला था। ये सुनकर मिठू तोता और कबूतर भी हैरान हो जाते हैं।
अपने बेटे से मिलने के बाद एक बार भी उसने अपने बेटे को गले से नहीं लगाया और ना ही उससे कोई बात की, बस सीधा लेकर चली गई। मिठू भैया और कबूतर भैया, आप दोनों ने मेरे बेटे को कहाँ मौत के मुंह में भेज दिया है। चिड़िया बहन, तुम चिंता नहीं करो, हम नन्हे कफे को वापस लेकर आएंगे। चलो सब चलते हैं, हमें और देर नहीं करनी चाहिए। फिर वो तीनों पक्षी वहाँ से उड़ जाते हैं। इधर नन्हा कौवा भी अपनी माँ के साथ एक गुफा के बाहर पहुँच जाता है। चलो मेरे बेटे, अंदर चलो, कब से तुम्हारे बाबा इंतजार कर रहे हैं। नन्हा कौवा उदास था, वो चुपचाप कवि के साथ चला जाता है। अंदर जाकर नन्हे कौवे ने देखा कि एक कवि रस्सियों से बंधी हुई है, साथ में एक चील भी बैठी हुई थी। नन्हे कौवे, पहले तू अपनी असली माँ से मिल ले, रात में मैं तुम दोनों को खाऊंगी। ये कहकर वो नन्हे कौवे को भी रस्सियों से बांध देते हैं। चलो गोरी, हम पहले थोड़ी देर नदी से पानी पी कर आते हैं, फिर आकर इनका काम तमाम करेंगे। फिर गोरी कवि और दुष्ट चील वहाँ से बाहर चली जाती हैं। रस्सी से बंधी हुई कवि रोने लगती है। आप कौन हैं? और वो कवि कौन थी? वो कवि मुझे यहाँ क्यों लाई? और वो चील कौन थी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है। तभी रानू चिड़िया, मिठू तोता और कबूतर नन्हे कौवे को ढूंढते ढूंढते उस गुफा में आ जाते हैं। मेरे बेटे, मैंने अभी उस कवि को एक दुष्ट चील के साथ इस गुफा से बाहर जाते हुए देखा है। शुक्र है मेरे बेटे तुम ठीक हो। माँ, आप आ गई। मुझे लगा कि मैं आपको देखे बिना ही मर जाऊंगा। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत बोलो। फिर मिठू तोता कबूतर मिलकर उन दोनों को रस्सियों से आजाद करवा लेते हैं। अरे अब ये कवि कौन है? आप सबका हमें बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको सच बताती हूँ नन्हे कौवे, ये जो कवि तुम्हें यहाँ लेकर आई है, ये मेरी बहन है। ये कभी माँ नहीं बन सकती है, इसलिए जब ये तुम्हारे बाबा को मेरे साथ देखती थी तो मुझे खत्म करने के प्लान बनाती थी। बस मुझे मारने के लिए इसने इस दुष्ट चील से दोस्ती कर ली। एक दिन मैंने अंडा दिया था, तभी मुझे एक पक्षी से खबर मिली कि मेरी बहन गोरी एक चील के साथ मिलकर मेरे अंडे को खत्म करने के लिए आ रही हैं। मैंने और तुम्हारे पिता ने घोंसले समेत अंडे को नदी में बहा दिया, जिससे कि उसकी जान बच जाए। उस दुष्ट चील ने मेरे पति यानी तुम्हारे पिताजी को मार दिया और मुझे इस गुफा में कैद कर दिया। गोरी ने कहा था कि वो मेरे अंडे को ढूंढकर मेरी आंखों के सामने खत्म कर देगी। तभी से गोरी मेरे अंडे को ढूंढ रही थी, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे अंडे को बचा कर रखा। उस अंडे से निकलकर तुम इतने बड़े हो गए, आज मेरे सामने खड़े हो। सच में मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए खुद से दूर रखा। ये सुनकर सभी को बहुत दुख होता है। माँ, मैं जानता हूँ आप मेरी असली माँ हैं, मगर चिड़िया ने भी मुझे अपनी माँ की तरह पाला है। मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। माँ, बेहतर यही होगा कि आप भी मेरे साथ चलें। हाँ कवि बहन, नन्हा कौवा बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप भी हमारे साथ चलें। हम दोनों मिलकर हमारे बच्चे को दो दो माँओं का प्यार देंगे और अपनी जिंदगी खुशी से बिताएंगे। ये सुनकर वो कवि भी बहुत खुश हो जाती है। फिर वो सारे दूसरे जंगल के लिए चले जाते हैं। गौरी, कितना समय हो गया, तूने अभी तक अंडा नहीं दिया। माँ, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है कि वो हमें कब खुशियाँ देगा। रानू चिड़िया की शादी तुमसे 1 साल बाद हुई थी, मगर देखो उसके कितने प्यारे 2 बच्चे हैं। मैं मरने से पहले अपने पौधों का मुंह तो देख लूं, फिर आराम से मर पाऊंगी। परंतु तू तो ये चाहती ही नहीं। माँ, तुम मरने की बातें ना करो। गोरी की सास गोरी को हर रोज इसी तरह से ताने दिया करती थी। कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जब गोरी कवि का दिल न दुखता हो। वो इन सब बातों से परेशान होकर दिन रात रोती रहती थी, पर गोरी क्या कर सकती थी, वो चाहकर भी माँ नहीं बन सकती थी। एक दिन गोरी की सास नदी पर बैठी हुई थी, तभी एक बूढ़ी कवि मिठाई लेकर वहाँ आती है जो उनकी पड़ोसन थी। अरे अरे, ये मिठाई किस खुशी में? सहेली, खुशियों की तो बात है, आज मेरी बहू ने अंडा दिया है, अब कुछ ही दिनों बाद मेरा पोता आएगा। तू सुना सहेली, गोरी ने अंडा दिया है कि नहीं? भला कहाँ, वो कवि तो बस सारा दिन दाना ही खाती रहती है। मेरी माँ, तू अपने कालू की किसी और जगह शादी कर दे, वो कवि बांझ है बांझ।
गोरी की सास को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने घर चली जाती है। गौरी, तेरी सहेली पड़ोसन ने भी अंडा दे दिया है। एक तू है जो मुझे कभी खुशियाँ नहीं दे सकती। अब तो मुझे अपने कालू की शादी किसी और कवि से करानी ही होगी। माँ जी, ऐसा तो ना कहे, इसमें भला मेरा क्या दोष है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन गोरी कवि भी गर्भवती हो जाती है। गोरी की सास अब बहुत खुश थी। एक दिन गोरी कवि की सास अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी उनकी पड़ोसन बूढ़ी कवि आ जाती है। वो आते ही गोरी कवि की सास को भड़काने लगती है। अरे सहेली, तेरी बहू इतने समय बाद गर्भवती हुई है। हमारे जंगल में एक उल्लू बाबा आए हैं, वो बहुत पहुँचे हुए बाबा है। तू एक बार उनके पास जा, वो तुझे बता देंगे कि तुझे पोता होगा या पोती। क्या सहेली, तू ठीक कह रही है, मैं आज ही जाती हूँ वहाँ। फिर गोरी की सास उस ढोंगी उल्लू बाबा के पास जाती है। उल्लू बाबा, मेरी बहू कई सालों बाद अंडा देने वाली है, मुझे पोता चाहिए। तुम बहुत पहुँचे हुए उल्लू हो, मुझे बताओ कि मेरे यहाँ पोता होगा या पोती। बुढ़िया, तेरी बहू पोते को जन्म देगी, मगर हाँ, जैसे ही वो अपने बच्चे को जन्म देगी तो तू अंधी हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं उस कवि के लिए अंधी नहीं होना चाहती। मैंने अभी देखा ही क्या है, मैं इस बच्चे को मार दूंगी। ना ही रहेगा ये बच्चा और ना ही मैं अंधी होंगी। गोरी की सास अपने घर लौट जाती है। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये गोरी भी मर जाए और उसका बच्चा भी। पीछे बैठी गोरी कवि अपनी सास की सारी बातें सुन रही थी। गोरी कवि अपनी सास की बातें सुनते हुए वहाँ से भाग जाती है। गोरी कवि को रास्ते में रानो चिड़िया मिलती है। क्या हुआ गोरी बहन, आप इतनी तेजी में कहाँ जा रही थी? आपके लिए इतना तेज उड़ना अच्छा नहीं है। आपको पता है ना कि आप माँ बनने वाली हैं। चिड़िया, क्या बताऊं, मेरी सास मुझे मारना चाहती है। वो नहीं चाहती कि मैं इस बच्चे को जन्म दूं। आखिर वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? उन्हें तो खुश होना चाहिए। किसी ढोंगी उल्लू ने उन्हें बताया है कि जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो वो अपनी आंखें खो देंगी। गोरी बहन, आपकी समस्या का हल तो है मेरे पास। चिड़िया, मुझे बताओ, क्या मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। गोरी, काली पहाड़ी पर एक अनार का फल है। अगर तुम वो अनार का फल खा लोगी तो तुम्हारी सास तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती और समय आने पर वो तुम्हारे बच्चे से प्यार करेगी। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अभी जाती हूँ। फिर गोरी कवि वहाँ से काली पहाड़ी की ओर चली जाती है। गोरी कवि अनार के पेड़ से अनार खाती है और वहाँ से अपने घर की ओर चली जाती है। घर पर गोरी कवि की सास गोरी का इंतजार कर रही थी। अब क्यों लौट कर आ गई है? गई तो ऐसी थी कि कभी लौट कर नहीं आओगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो नदी पर पानी पीने गई थी। अगले दिन गोरी की सास रसोई में ढेर सारा तेल गिरा देती है ताकि गोरी जब रसोई में खाना बनाने आए तो वो गिर जाए। गोरी कवि जब रसोई में आती है तो वो तेल से गुजर जाती है और उसे कुछ भी नहीं होता। अरे ये क्या, मैंने तो यहाँ तेल डाला था मगर इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं जाकर देखती हूँ ये फिसली कैसे नहीं। जैसे ही गोरी की सास वहाँ पर पाँव रखती है तो वो गिर जाती है। आए, मैं मर गई। गौरी, जल्दी आओ, मैं मर गई। फिर गोरी कवि अपनी सास को आकर बचाती है। अरे, मारने चली थी मैं उसके बच्चे को मगर खुद की ही कमर तुड़वा कर बैठ गई। मगर कोई बात नहीं, अब मुझे कुछ और ही करना होगा। एक रात गोरी कवि सोई हुई थी तो उसकी सास उसके घोंसले को आग लगा देती है मगर वो देखती है कि गोरी कवि को तो आग लगी ही नहीं थी। अरे ये क्या, कवि को तो आग छू तक नहीं रही। वो बहुत हैरान होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गोरी कवि अंडे को जन्म देती है और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद अंडे से बच्चा निकल आता है। गोरी के अंडे से बेटा कौवा बाहर आता है। माँ जी, ये देखे आपका पोता। अब आपको पोता भी मिल गया और आप अंधी भी नहीं। कहाँ गए? लगता है चिड़िया ठीक कह रही थी, वो सच में ठग कौवा था। मिठू भैया, आप चिंता मत करो, मैं आपको सब बताती हूँ। चिड़िया, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं कबूतर, आज से आप मेरी बात को समझोगे। मगर चिड़िया,
मैं तो लुट गई। गौरी वो कैसे? गौरी कवि अपने किए पर बहुत पछता रही